डिबेट की शुरुआत सबसे पहले हमजद अयूब मिर्जा आपसे करते हैं। पाकिस्तान की भाषा आपने सुनी, पाकिस्तान का बयान आपने सुना, लेकिन इसके साथ साथ वो तस्वीर में दर्शकों को दिखा रहा हूं जिसमें पाकिस्तान के पिटने की पूरी कहानी मौजूद है, वो भी इंफ्रारेड विजुअल्स के साथ, सैटेलाइट इमेजेस के साथ। फिर भी ये लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ कैसे बोल रहे हैं? ये माहिर हैं कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना। और ये पाकिस्तान के जितने जर्नलिस्ट हैं जो झूठ बोलते हैं, आपको मालूम है इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? मालूम है आपको क्या? नहीं। ये जीएचक्यू में आईएसपीआर के दफ्तर में होती है। ये हर सुबह ये वहां जाते हैं। आईएसपीआर ने एक प्रिंट आउट निकाला होता है, न्यूज ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, और ये आपने इसका नैरेटिव इस्तेमाल करना है। और ये वहां से वो लेके अपने अपने चैनलों पे आ जाते हैं, और फिर वहां बैठ के आप देखें तमाम चैनल्स एक ही नैरेटिव के बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका लिखने वाला एक ही है। डिस इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री आईएसपीआर, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ जीएचक्यू, गेट नंबर 4। ये झूठे हैं। इन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले ये लोग झूठ बोल रहे थे पाकिस्तान बनाने के लिए कि हम जो है हिंदुओं से फर्क है, हम खाना फर्क है, जो है ये पहनना फर्क है, बोलना फर्क है, ये फर्क है, वो फर्क है। इन्होंने तो कभी सिमिलैरिटीज पे बात ही नहीं की। उस झूठे नैरेटिव की बुनियाद पे इन्होंने अंग्रेजों की सहूलतकारी की, और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान उनको बना के दिया। आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अखबार शुरू किया था वो अंग्रेजी में शुरू किया था पार्टीशन से पहले। उसका नाम था डॉन, जिसको आजकल कहते हैं कि ये पाकिस्तान का फ्लैगशिप इंग्लिश न्यूज़पेपर है। मुझे आप ये बताइए, बना आप पाकिस्तान रहे हैं, लोग जो है वो उर्दू और हिंदी पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी में किसके लिए निकाल रहे हैं अखबार? तो जाहिर है अंग्रेजों के लिए। इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी चले जाए लंदन, वहां पे अब डॉक्यूमेंट्स निकल आए हैं वॉइस रॉयस के, जिनमें उन्होंने लिखा है जिन्ना केम एंड ही आस्क्ड मी ऑफ माय ओपिनियन ऑन दिस एंड दैट एंड द अदर। यानी ये उनका प्रॉप अप किया हुआ एजेंट था जिसको हिंदुस्तान लाया गया। पहले कांग्रेस के अंदर स्प्लिट करने की कोशिश की जिन्ना के जरिए। इसने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो ये था कि स्प्लिट होगी कम्युनल बेसिस पे, वो नहीं हुई। तो फिर मुस्लिम लीग का इसको सदर बनवाया गया, यू नो। तो ये डिसइंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क आज तक डिसइंफॉर्मेशन पे चल रहा डिसइंफॉर्मेशन पर चल रहा है। है। ये भी तो डिसइंफॉर्मेशन है ना, फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बना देना। ये भी तो डिसइंफॉर्मेशन है कि हम जंग जीत गए, है कि नहीं? ये बनाना चाह रहे होंगे, फील्ड मार्शल बन गए वो फील्ड मार्शल। ये बात भी हाँ आप ठीक कह रहे हैं मिर्जा भाई, साहब। आप एक बात सुन ले जी। मेरी। मुझे ये बताइए, ये कौन सा देश है? पाकिस्तान दुनिया का वाहिद देश है जहां जर्नैलों को जंग हारने पर मेडल दिए जाते हैं, जहां जंग हारने पर जर्नैलों की प्रमोशनें होती हैं। जनरल टिक्का खान सर्च लाइट ऑपरेशन उसने ईस्ट पाकिस्तान में चलाया, लाखों बंगालियों का कत्लेआम किया, फिर जंग हुई, जंग में 93,000 कैदी बन गए। टिक्का खान आता है पाकिस्तान और पंजाब का गवर्नर बना देते हैं उसको। ये क्या देश है भाई? नहीं, लेकिन ये गीदड़ भभकी किस तरह से, धमका किस तरह से रहे हैं? मेजर जनरल शशि अस्थाना का रुख करूंगा, उनका रिएक्शन के बाद कार्की सर, अरुण माथुर सर और देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जहाँ तक गीदड़ भभकी का सवाल है, जो आईएसपीआर की गीदड़ भभकी है, पानी रोकने के तो कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। अब अगर उनमें हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। तो जाहिर है कि बोलने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ने तो एक्शन किया है। अभी उसका रिएक्शन हल्ला करने से बढ़िया आप कुछ करो, तो करके दिखाओ। और भारत ने ये भी बोला है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है। आप जरा जो ये बोल रहे थे कुछ समय पहले बुलावल भुट्टो कि पानी रुकेगा तो खून की नदियाँ बहेंगी, तो जरा बहा के दिखाओ। अभी हम कर देंगे जवाब उसका तसल्ली से। तो ये बात तो क्लियर है और ये सबको मालूम है। दूसरी चीज, ये जो झूठ बोलने की बात है और जो ये नैरेटिव बनाने की बात है, देखिए, नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान ने काफ़ी महारत हासिल की हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक नैरेटिव का सवाल है, इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है, इसमें बाकी लोग भी शामिल हैं।
जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया। अब आप इसको मोटे तौर पे समझने की कोशिश कीजिए। अगर रफेल अच्छा एक्शन करता है तो अमेरिका के F-35 की मार्केट डाउन होती है। उसी मुताबिक भारत का एयर डिफेंस अगर चीन के एयर डिफेंस से अच्छा होता है तो चीन की मार्केट वैल्यू डाउन होती है। और इन दोनों ने अमेरिकी पेपर्स में स्पेस खरीदी हुई है, और जितने भी वर्ल्ड के फेमस पेपर्स हैं उनमें स्पेस खरीदी हुई है। तो ये एग्जैक्टली, एक बिल्कुल सही बात है, नैरेटिव, बिल्कुल सही बात हाँ, है। तो ये एक नैरेटिव जो है अब इस समय बन गई है आर्म्स लॉबी के बीच में, जिनके पास काफी पैसे हैं। और ये आर्म्स लॉबी जमीन पर क्या हुआ वो सबको पता है, क्योंकि इंटरनेट और सैटेलाइट आजकल सब हर जगह अवेलेबल है। बल्कि जितने डैमेज हो तो गूगल अर्थ से भी आप देख के निकाल सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, पता सबको है। जी। अब लेकिन क्योंकि ये बैटल नैरेटिव इस तरीके से बन गया है कि सबके बिजनेस खतरे में आ गए हैं। चीन अपना सामान बेचना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसका मार्केट क्रैश हो जाए, उसके एयर डिफेंस का और जितने भी उसका साजो सामान है। और जो F-35 compete कर रहा था रफेल के साथ में, वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से रफेल को बदनाम कर दिया जाए। इसीलिए रफेल के बारे में जो शुरू से एक खबर बेकार की उड़ाई जा रही है, गलत खबर उड़ाई जा रही है, वो इसलिए है कि किसी तरीके से रफेल का मार्केट डाउन हो जाए। तो ये एक आप देखिए, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, जिस जो ये नैरेटिव बिल्डिंग है। आप देखिए 3 साल से हमें पूरे वेस्टर्न मीडिया ये बताता रहा कि यूक्रेन लड़ाई जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है। 3 साल तक इन्होंने नैरेटिव चलाया, लेकिन एंड में साफ नजर आ रहा है, एक एक ना एक दिन तो नजर ऊंट पहाड़ के नीचे आना ही था कि आज की डेट में पुतिन ट्रंप को भी ये डिक्टेट कर रहे हैं कि भैया अगर सीज फायर होगा तो कैसे होगा, और नहीं होगा तो तुम जो मर्जी कर लो, नहीं होगा। तो ये अब इस पोजीशन में वो पहुंच चुके हैं। तो नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो रियलिटी को चेंज नहीं कर सकता। वही चीज ये है कि जो इन्होंने मार खाई है वो आज नहीं तो कल ये लोग अपने आप बोलेंगे, क्योंकि जितने टेररिस्ट कैंप बर्बाद हुए उसके आसपास सिविलियन रह रहे हैं, उन्होंने आंख से देखा है, तो वो झुटला नहीं सकते, उन्हें पता है हुआ क्या। लेकिन ये ये नैरेटिव जी, बिल्डिंग की कहानी है, चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने इशू उठाया कि हथियारों की मंडी की पूरी कहानी है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स चाइना और अमेरिका के इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि इन दोनों की अर्थव्यवस्था जो है, अमेरिका की तो खैर इसी से चलती है, चाइना भी इसमें सबका बाप बनना चाहता है, कि तो दोनों को परेशानी हुई है एक साथ। मैं अनुज माथुर सर, उसके बाद कार्की सर आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर, हाँ, देखिए चाइना बाप नहीं बनना चाह रहा है। चाइना की अब आज परिस्थिति ये हो गई है कि जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह फेल, दुनिया को पता पड़ गया है। JF-17 पूरी तरह फेल हो चुके हैं, ये दुनिया को पता पड़ गया है। और चाइना के आप देख लें डिफेंस उठा करके, जो डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर्स हैं वो एकदम से धराशायी हो गए हैं, 17-18% उनका कम हो गया है। और भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर्स कहीं ना कहीं, मैं अपने पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी, बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल साधारण और बिल्कुल सीधी है कि चाइनीज इक्विपमेंट को, एक तो इक्विपमेंट जैसा है वैसा है, उसके पीछे जो उनका चलाने वाला है उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। अगर आप पाकिस्तान को कोई इक्विपमेंट, पाकिस्तान F-16 नहीं चला पा रहे, पाकिस्तान से F-16 भी उनके 4-5 हमने गिरा लिए, तो ये उनको मैन बिहाइंड द मशीन एंड मशीन दोनों खराब हैं। और इस वजह से दोनों को ये खतरा है कि उनका मार्केट, जैसे जनरल दस्ताना कह रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ये एनालिसिस है। और ये मेरा मानना है कि उनको इसके लिए ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको पानी वाली बात बताता हूं। अब पानी जो है वो कह रहे हैं कि पानी आप रोक के बताएं। पानी तो रोक रखा है, ये पता नहीं है क्या? सब जानते हैं। और नॉट ओनली रोका हुआ है, हम वी हैव वेपनाइज्ड द वाटर। जब हमारा मन करेगा उसे छोड़ेंगे, जब हमारा मन करेगा उसे रोकेंगे। और ये काम चल रहा है। विवेक, इनको अपने आप समझने की बात है कि हमको धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, किसके दम पर ये कूद रहे हैं? मैं एक बात बताता हूं, देखो, दम नहीं है, दम के अलावा भी और चीजें होती हैं। देखिए क्या होता है, ये मैं 2-3 दिन से इस बात को कह रहा हूं कि वहां पर अब क्या है कि बहुत ज्यादा दबाव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का वहां की मिलिट्री और वहां की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। और वो इसलिए है कि वो बार बार कह रहे हैं, हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन और हुएवर एल्स, वो कह रहे हैं कि भैया आपने हमारे 100 आदमी मरवा दिए, आपने हमारे 9 अड्डे तबाह करवा दिए, और आपने क्या किया? आपको तो कुछ जवाब दो। आप इसके शब्द सुनिए। और आज से
पता नहीं कितने महीने पहले कहा गया, हाफिज सईद का बयान सुनिए, एक एक वर्ड कॉमा फुल स्टॉप के साथ देखो, टोन टनर कंटेंट बिल्कुल डिट्टो है कि आप ये करेंगे तो हम वो कर देंगे। तो ये दबाव है, दम किसका है उसको तो आप छोड़ें, ये जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में, उनके दबाव में ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जी, ये बात ठीक है। अब आप ये अच्छा, कार्की एक, सर। एक चीज और जी, एक चीज और प्लीज विवेक, एक चीज बताना चाहता हूं कि जहां तक सवाल नुकसान होने का है जो कर रहे हैं, वो पहला लेटर आप ध्यान रखिए जो कि 7 तारीख को या 8 तारीख को शहबाज शरीफ ने लिखा था अपने मित्र राष्ट्रों को कि इंडिया ने हमारा इतना नुकसान कर दिया, हमें कुछ पैसा दो, मदद करो हमारी। उस इनको पता है पूरी जो हमारा जो इसका असर हुआ है, सब जानते हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कार्की सर, पाकिस्तान के कूदने की वजह क्या है, या झूठे प्रोपेगेंडा के पीछे मेन रीजन क्या माने? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आदमी 100 बार झूठ बोलता है तो वो सच तो मान वो लिया झूठ- जाता है। वो खुद ही उसको सच मानने लगता है, दुनिया तो माने ना माने। सच को जो है बहुत टाइम लगता है अपने को स्थापित करने में, और ये जग जहां की बात यही है। और पाकिस्तान इसको बखूबी समझता है कि मैं 100 बार अगर झूठ बोलूंगा तो लोग भी मान जाएंगे और वो खुद भी अपने को मान जाएगा। कहता है एक पाकिस्तानी सैनिक जो है वो 10 हिंदुस्तान के सैनिकों के बराबर है। ये उसने अपनी स्पीच में भी दिया था, ये मुनीर ने। और जो उसने एक नैरेटिव सेट किया था, वो तब इसलिए सेट किया था, और कश्मीर का भी उसने जो हमला कराया पहलगाम का, इसलिए कराया है यह सोच के कि फौज की इज्जत बढ़ेगी और जो देश में उसकी टूट की जो पड़ रही है, स्प्लिट हो रहा है, अलग अलग प्रोविंस जा रहे हैं, बीएलए है, हिंदुस्तान है, उधर पे टीटीपी कर रहा है। नहीं, लेकिन उसमें भी कह रहे हैं कि भाई ये टीटीपी और जो, अब देखिए झूठ की इंतहा कहां होती है, झूठ की इंतहा वहां होती है जहां पर यह कहा जाता है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कि टीटीपी और बीएलए जो हैं वो इंडिया के प्रॉक्सी हैं, और ये गधा पाकिस्तान अभी तक तालिबान से देवनाथ सर रिक्वेस्ट कर रहा था। कार्की सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास वापस लौटूंगा। ये तालिबान से रिक्वेस्ट कर रहा था कि तुम टीटीपी के लोगों को पनाह देना बंद करो, तुम टीटीपी को कंट्रोल करो। टीटीपी तुम्हारे जमीन से, अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, टीटीपी तुम्हारा प्रॉक्सी है। अब कहते हैं टीटीपी भारत का प्रॉक्सी है, और दुनिया इसके झूठ को पचा ले रही है। ये तो हद दोगलापन हो गया वेस्टर्न मीडिया का और बाकी कंट्रीज के मीडिया का, जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूके देवनाथ सर। सबसे मजे की बात है कि टीटीपी के जो वेपन्स पकड़े जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान के ही इंटेलिजेंस के लोग ये खबर दे रहे हैं कि वो वेपन तो पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने टीटीपी के लड़ाकों को दिया था आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, क्योंकि तब वो गुड आतंकवादी थे और वो तालिबान के साथ मिलकर, अब मैं 2001-2010 की बात कर रहा हूं, तब टीटीपी के यही लड़ाके जो कि हेरात में थे, काबुल कंदाहार की तरफ थे, ये तब तालिबान का हिस्सा थे। हक्कानी नेटवर्क के साथ ये लोग हमला कर रहे थे अमेरिका के ऊपर, अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर अफगानिस्तान में, और ये सारे हथियार तब आईएसआई ने इनको दिए थे। लेकिन बात यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को पता नहीं लग रहा कि किस तरह से एक नैरेटिव बुना जाए कि वो हर जगह जीत रहे हैं। बलूचिस्तान में जीत रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान में हर रोज उनके 20 से 30 जवान मारे जा रहे हैं। उनका नैरेटिव क्या है पाकिस्तान मीडिया का? जैसे अभी हम कह रहे थे कि डीजी आईएसपीआर रोज सुबह एक ब्रीफिंग दे देता है इन लोगों को, वो उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं सारे चैनल में। उसमें क्या लिखा होता है कि आज उन्होंने टीटीपी के इतने लोगों को मार दिया, जबकि असलियत क्या है कि डूरन लाइन पर जो इनके रेंजर्स हैं, जो इनकी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, वो पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रही है। अभी क्या हो रहा है, सबसे बड़ा लेटेस्ट ऑफेंसिव ये है कि कोई नुकसान नहीं हुआ हिंदुस्तान के हमले से। वो तो मैडम मरियम थोड़ा शायद भोली भाली हैं, उनके मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया। आज भी जबकि हमारे पास 20 तरह के प्रूफ हैं, पाकिस्तान में भी ये ओपन सोर्स में अवेलेबल है कि इंडियन हथियारों से उनके एयरबेसेस को तबाह किया गया। रावलपिंडी, चकवाल, सरगोदा, रहीम यान खान, जकोबाद, सक्कर सब बर्बाद हो गए। भोलारी, शोरकोट सब बर्बाद हो गए। हमने उनके रेडार जो लगे थे सियालकोट में या पसरूर में, उनको भी ध्वस्त कर दिया।
लेकिन पाकिस्तान से रोज ऐसी खबरें आती हैं उनकी आईएसआई और डीजीआईएसपीआर की ब्रीफिंग में कि कोई नुकसान नहीं हुआ। ये करते क्या हैं कि जो भी नुकसान होता है तुरंत उसको छुपा लेते हैं। जैसे इनके रनवे में क्रेटर हो गया, इन्होंने क्या किया, ओवरनाइट वहां पे कंक्रीट की फिलिंग कर दी और फिर अगले दिन लाकर पत्रकारों को दिखाया, कुछ भी नहीं हो गया। सर जब अभी इनका अभी मैं देख रहा था रहीम यार खान एयरबेस और एक और जो नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का, अभी आप गूगल अर्थ पे डालेंगे आपको नूर खान एयरबेस पर हैंगर के बगल में एक बहुत बड़ा सा ब्लैक स्पॉट दिखेगा, जहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बम गिर के फटा है और उसके आसपास बहुत नुकसान हुआ है। किससे छिपा लेंगे, क्या छिपा लेंगे? जी हाँ, पाकिस्तान बहुत ऑर्गेनाइज्ड कोशिश कर रहा है कि ऐसी खबरें जो हैं दुनिया के मीडिया से छुपा ले। अगर आप पश्चिमी मीडिया देखेंगे, खासतौर से जो कि कनाडा में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वहां भी आईएसआई के जो स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स हैं वो छप रहे हैं हर रोज। ये लोग उसको $100 दे देते हैं, वो लिख देता कि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए आप देखेंगे चाइनीज मीडिया पहले करती थी, ग्लोबल टाइम्स ऐसे करती थी कि पाकिस्तान के सपोर्ट में सब आर्टिकल पब्लिश करती थी। लेकिन इस बार 7, 8, 9, 10 मई के बाद से पश्चिमी मीडिया में भी इस तरह के आर्टिकल छपने शुरू हो गए हैं। अभी हम सही बात कर रहे थे कि ये जो अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो दिखाना चाहता है कि भारत के हथियार फेल हो गए, यानी भारत ने अगर S-400 लिया फेल हो गए, यानी राफेल लिया फेल हो गया। अमेरिका से, जी हाँ, भविष्य में हम अमेरिका वाला खरीदें। अब वो दिखाना चाहते हैं रफाल फेल हो गया, वो रफाल फेल हो गया, ऐसी आर्टिकल तो वो यूरोप में नेटो देशों के लिए लिखना शुरू कर दिया, ताकि भविष्य में ना सिर्फ भारत वरन यूरोप के देश भी रफाल ना लेकर F-35 खरीदें। तो ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड झूठ बोला जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, आईएसआई, डीजीआईएसपीआर और शायद कुछ हद तक भारत में भी एक पक्ष ऐसा है। अब बोलना नहीं चाहिए, मैं राजनीतिक मामलों पे ज्यादा बयान नहीं करना चाहता, जो कि इस युद्ध में भारत की कमजोरियों को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कम से कम नहीं, भारत के उनका अंदर हिसाब जो किताब तो हिंदुस्तानी कर देंगे सर, आप उसके लिए चिंता ना करें। यकीन करें, वो हिंदुस्तानी बड़े समझदार हैं सर, और एक बहुत मशहूर कहावत है, ये पब्लिक है सब जानती है, तो ये बात हम पब्लिक पर छोड़ देते हैं कि वो उनको कितना पता है और कितनी जानकारी है, क्योंकि उनकी जानकारी पर संदेह नहीं करना चाहिए। पब्लिक के वोट से ही देश का भविष्य तैयार हुआ है और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। खैर, कार्की सर जुड़ गए हमारे साथ दोबारा। कार्की सर, पाकिस्तान के झूठ का क्या किया जाए? देखिए, कुत्ते की पूंछ है, आप कुछ भी आप चाहें कुछ भी कर लें, वो उसकी जो सर्वाइवल है, उसकी जो अस्मिता है, वो उसी पे डिपेंड करती है कि वो कैसे हर हार को जीत में एक चोगा पहना के पेश करे और उस पे जाके फिर वो अपने को फील्ड मार्शल भी घोषित कर दे। पिटा हुआ आदमी, मरा हुआ देश, और वो अपने को फील्ड मार्शल कर रहा है, किस चीज के लिए ये पता नहीं। और ये जो एक चीज जो नैरेटिव सेटिंग की बात है, अगर आप अभिनंदन वाला केस भी देखिए पहले, उसमें मुद्दा क्या था, हिंदुस्तान में आतंकी हमला हुआ और हमारी पॉलिटिकल विल थी और फोर्सेस रेडी थी, और हमने उसके पाकिस्तान के अंदर जाके एयर स्पेस वायलेट करके बॉम्ब करके हम वापस आ गए, जो कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान इंडिया उस पर कभी नहीं हुआ था। ये जब से उसका न्यूक्लियर डेटरेंस आया था, हमने उसकी एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया था ऐसे। लेकिन जब हम करके आ गए, अगले दिन जब अभिनंदन का एक प्लेन वहां पे क्रैश हो गया और वो कैप्चर हो गए, पूरी की पूरी कहानी जो पूरे देश विदेश में आई वो है कि इंडियन एयरफोर्स का प्लेन गिर गया और पायलट हो गया। किसी ने बात ही नहीं की कि ये इतना बड़ा जो दुस्साहस करके इंडिया ने उसके नष्ट किए, और तो उस समय तो 200 से 300 लोगों को मारा था। वही अभी की बात कर ले जो रफेल की बात है, पहले दिन ही ये आपको उसकी चतुराई और झूठ बोलने की क्षमता के आपको उसको दाद देनी पड़ेगी। पहली रात को जब उनके हमने स्कैल्प मिसाइल, मेटेओर सब कुछ डाल के उनके जो 9 आतंकी अड्डे थे, वो 22 मिनट में 22 अड्डे हमने उनके ऊपर 24 मिसाइलें डाल के 9 अड्डे उनके खत्म कर दिए। सुबह सब ढहक रहा था, हमें वहां की ग्राउंड की वीडियोज आ रही थी जो उनके लोग अपलोड कर रहे थे, सिविलियन कैसे आग से हो रहे।
रात के सात समय कह रहे थे कि सूरज उग बिल्कुल गया है, लेकिन 7 मई को। सुबह आते आते इंटरनेशनल मीडिया को क्या बताया, इंडिया के 6 राफेल हवाई जहाज डाउन हो गए। अब राफेल फ्रंट लाइन टॉप लाइन फाइटर है, सबकी नजर थी चाइना की, यूएसए की, यूरोप की। आपने राफेल राफेल करके पूरी दुनिया के मीडिया में फर्स्ट पे यह कि इंडिया ने रात को अटैक किया है और उसके 5 राफेल फाइटर्स चले गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स जिंदाबाद। एग्जैक्टली हाँ और यही हुआ था। अगले 2 दिन तक वही रहा। हमने उनको कितना अंदर जाके मारा है। जब ये हम चर्चा कोई दब मिशन गई। पे गए थे, क्या वो मिशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, हाँ और क्या हमने उसके मिट्टी में उसको मिला दिया, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं। 5 राफेल को लेके पूरा नैरेटिव वो लोग घुमा के ले गए, और ये उनको हमें देना पड़ेगा कि कैसे झूठ बोल के आप अपनी हार को भी हर बार जीत कर देते हैं। 10 तारीख की सुबह रात 9 और 10 की जो हमने दोबारा उन पे ताबड़तोड़, पहले तो हमने 6-7 को तो आतंकी ठिकानों को मारा और उनको बोला था अब बस हो गया, हमने मिलिट्री को नहीं मारा, आप चुप हो जाओ। नहीं माने, हमारे पास आए, हमारी एडी की दीवार ने उनके सब कुछ डाउन कर दिया। और 10 तारीख को जब ताबड़तोड़ उनके एयरबेसेस पे, ग्राउंड पे उनके एयरबैग्स, रिफ्यूलर, नूर खान एयरबेस का कमांड सेंटर, सब कुछ जब उड़ा दिया, उसके बाद वो सुबह आगे चुपचाप। लेकिन दुनिया को उन्होंने 10 तारीख के बारे में कुछ बोला ही नहीं। वो तब तक वो जो राफेल का था, राफेल ही चलता रहा 5 तारीख तक। उन्होंने जंग आज तक राफेल चला रहे हो, वो कह रहे हैं आज तक राफेल चला रहे हैं। कि उनका नैरेटिव बनाने का तरीका जो तालामान, प्लस जैसे हमने बताया चाइनीज पैसे से पूरा वेस्टर्न मीडिया करा था। जो चाइनीज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और जो यूएस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो को सूट करता था कि राफेल का मुद्दा बना रहे। और जो कॉम्पिटिटिव जो इंडिया का जो टेंडर है एयरक्राफ्ट के लिए, वो अपना F-35, F-21, F-15 ईगल सब हमको थमाने के चक्कर फिराक में, में यहाँ थे, तक कि बिल्कुल। तो ट्रम्प हाँ। ने बोल भी दिया था F-35 के बारे में। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें, हिंदुस्तान Su-57 का तकरीबन बातचीत तय कर रहा है, कितना भी प्रेशर कितना भी हो जाए। तो ये हमारी सोच है, लेकिन झूठ जैसे बोलते हैं, एक रात में आके पूरी दुनिया में घूम गई और दुनिया ने सच को नहीं देखा। इसके लिए आप पाकिस्तान को दाग दे सकते हैं। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान का जो फैलाया हुआ नैरेटिव था, लेकिन हर झूठ की एक सीमा होती है और सच की कोई सीमा नहीं होती सर। सच की कोई उम्र नहीं होती। सच हमेशा सच रहता है, लेकिन झूठ की एक उम्र होती है, झूठ की एक सीमा होती है। वो एक वक्त तक जाने के बाद खत्म हो जाता है। जैसे ये बार बार कहते रहे हमने 71 भी जीता, हमने 65 भी जीता, हमने 99 भी जीता। अब आज कह रहे हैं हमने 71 का बदला ले लिया। 71 में हमने जो हार हमें मिली थी उसका हमने, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं वहाँ के, ये बड़ी बात है कि वो अब वो कबूल कर रहे हैं। तो आने वाले समय में, अब जैसे 99 कबूल किया था, आने वाले समय में बोलेंगे कि 2025 में हमें मारा था। तो ये बात निकल कर आएगी। और इमरान खान अगर जेल से बाहर आ गए तो फिर तो इनके साथ क्या करने वाले हैं और वहां पर क्या होने वाला है, उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। कि जब सच्चाई खुलकर सामने आएगी, जब पाकिस्तान के लोगों को पता चलेगा कि ये शहबाज और मुनीर की जोड़ी ने मिलकर पूरे 25 करोड़ की मुल्क को बेवकूफ बनाया है, इनके पैरों तले से जमीन खींच ली है, फिर तो इनका भगवान ही मालिक है। फिर ये दोनों भागेंगे पाकिस्तान छोड़ के, या फिर हो सकता है भाग भी ना पाए। मैं एक छोटा रिएक्शन जल्दी से अमजद अयूब मिर्जा का ले रहा हूं, उसके बाद असाना सर आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा सर, पाकिस्तान के अवाम में एक बात का इल्म तो है कि भारत ने मारा है, लेकिन ये मीडिया को ऊपर बिठाकर ये बता रहे हैं कि नहीं मारा है, और उस फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बना दिया। तो ये सब करके दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमें मार नहीं पड़ी है, हमने जंग जीती और 5 राफेल हमने मार गिराए। अब पाकिस्तान में मौजूद लोगों को कौन बताए कि जिनसे गधे एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, जिनके टेररिस्ट मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, वो राफेल कैसे मार गिराएंगे? देखें, ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे बाकी पैनलिस्ट बात कर रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया में भी यही चर्चा चलाई गई, और जो इंडिया ने तबाही फैलाई है वहाँ पे, उसको वो खबर जैसा आप कह रहे हैं दब गई। तो ये वेस्टर्न और चाइनीज़ ये दिखाना चाहते हैं इंडिया को वीक, ये दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग, और उसकी नैरेटिव को लेकर ये आगे चल रहे हैं। ये सच नहीं बताना चाहते। अब पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि सब लोगों को पता है कि हकीकत में क्या हुआ। वो आप वाली बात ये जो जनता है ये सब जानती है।
और पाकिस्तान में लोग सोशल मीडिया के जरिए और दूसरी जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं वहां से उनको पता है कि पाकिस्तान को की पिटाई हुई है। और बलोच जो है उसको तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते, वो तो खुद पाकिस्तान की पिटाई कर रहा है। सिंध बंद पड़ा हुआ है पूरे का पूरा। परसों वहां पे जो है वो मिनिस्टर के घर को आग लगा दी, होम मिनिस्टर के, और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे लग रही हैं पूरे सिंध में। सिंध सारा बंद पड़ा है। पीओजेके में जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं सिर्फ इसलिए कि 24 और 25 को ग्रैंड जिरगा 40 ऑर्गेनाइजेशंस का ना हो पाकिस्तान के खिलाफ। तो चारों तरफ से पाकिस्तान के लोग जो है, जो पाकिस्तान की कैद में हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो पाकिस्तान, मैं यही कहूंगा कि अपने मौत खुद मर रहा है। अब देखना ये है कि इस कितनी जल्दी ये मरता है। जी कि पाकिस्तान जो है वो एक रोग स्टेट बन के रह जाएगा, जिस पर एक हिस्से पर टीटीपी का कब्जा होगा, एक हिस्से पर बलूचिस्तान अपना खुद अलग हो ही जाएगा, पाकिस्तान का पंजाब करप्ट हो जाएगा। ये सूरत हाल तो बनेंगे, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन इन दोनों ये जो जोड़ी है, एक लंगूर एक बंदर की जोड़ी पाकिस्तान के ऊपर बैठी हुई है, मुनीर और शहबाज की जोड़ी। शहबाज शरीफ को वहाँ के लोग खुद जोकर बताते हैं, जिसे प्रधानमंत्री के ओहदे पर बैठ कर के भी कॉमेडी करनी होती है। दूसरी तरफ मुनीर जो अपने इतना मंत्रमुग्ध है, आत्ममुग्ध इसको बोलना चाहिए, इतना आत्ममुग्ध है कि ये खुद का प्रमोशन कर दे रहा है, अपने आप को फील्ड मार्शल बना दे रहा है। शहबाज सरकार की हिम्मत नहीं कि वो कुछ बोल पाए, क्योंकि कुछ बोलेंगे तो खुद कुर्सी से जाएंगे, उनकी जगह दूसरा प्रधानमंत्री तुरंत रिपोर्ट हो जाएगा। तो ये इन दोनों की जो जोड़ी है ये सबसे खतरनाक है अभी पाकिस्तान के लिए। लेकिन इन दोनों के लिए भी पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो है बहुत ठीक नहीं है। बेशक ये पाकिस्तान की मीडिया को खरीद कर और वहां पर बैठकर कितना भी प्रोपेगेंडा फैला रहा है। सारा सर आपका रिएक्शन, उसके बाद में कार्की सर और मासूद सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात है। पहले भी यही हुआ है कि कारगिल की जंग हारने के बाद में मुशर्रफ ने तख्ता पलट दिया था, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब भी वो जंग हारते हैं, अगर उनका नैरेटिव नहीं चला देश में, तो सारी जनता उनके खिलाफ खड़ी ना हो जाए और जो कोर कमांडर के घर में हुआ था ये कहीं रावलपिंडी के अंदर पूरा ना हो जाए। तो इसलिए ये लोग अपने पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। और उस समय मुशर्रफ फिर उन्होंने शासन संभाल लिया था। उसी मुताबिक उससे पहले भी ये कहानी हो चुकी है अयूब खान के टाइम में। और अब आसिफ मुनीर के सामने दो तीन चीजें थी। पिटाई जो लगी वो तो लगी। हाँ। अब उसके बाद ये है कि या तो आप इसको ये कन्वर्ट कीजिए कि नहीं जी मैंने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे वर्ल्ड में ये दिखाने की कोशिश कीजिए। तो उसने खुद को ये दिखाने की कोशिश की है और ये प्रमोशन जो है ये उस हिसाब से बनाने की कोशिश की है कि भाई किसी तरीके से अगर कू होता है, अगर उनका हमारे आर्मी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनाजा निकलता है, तो उस हालत में हम कंट्रोल करने की और कंसोलिडेट कर पाए हम लोग। तो ये इन लोगों का थोड़ा सा आइडिया होता है और उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो आसिफ मुनीर अगर जो भी भारत के लिए सोच रहा था या कर रहा था एज जनरल, तो एज फील्ड मार्शल भी उसमें कोई बदली नहीं है। अगर हमने उसे थप्पड़ उस समय मारना था और उस समय मारा, तो चाहे वो फील्ड मार्शल बने, उससे हमारी इरादों में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी मुताबिक ये जो झूठ की जो भी जितना भी ये नैरेटिव बनता है, ये कभी ना कभी तो हमेशा सच्चाई सामने आई जाती है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ, वही चीज इधर भी लागू है। ये कुछ ही दिन के बाद में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये आर्म्स मार्केट का जो उतार चढ़ाव है, उसने साफ साफ बता दिया कि क्या हुआ। क्योंकि भारत के शेयर्स बढ़ रहे हैं, इंडिजिनस इक्विपमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, राफेल की भी अभी मार्केट डाउन नहीं हुई है। उसी मुताबिक बाकियों के चीनियों के शेयर डाउन हो गए, अमेरिका से अभी कोई F-35 खरीद नहीं रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये साफ बता देती हैं कि हुआ क्या। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? माथुर सर, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ विवेक, देखिए ये जो झूठ बताना की कोशिश कर रहे हैं, जो नैरेटिव बना रहे हैं अपना, उस नैरेटिव में इनके अपने अंदर इतने सारे सेल्फ रिपीटिंग आर्गुमेंट्स,
उन्होंने खुद ने शहबाज शरीफ ने 7 तारीख को कहा था कि हमारे को बहुत मार लगी है। उनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अभी उठाया कि कैसे उन्होंने आकर के नूर खान में आकर के 150 किलोमीटर अंदर आकर के हमला कर दिया। मरियम कह रही है, तो हम भी उसको प्रयोग करके और हम लोग भी इसको नैरेटिव को नेगेट कर सकते हैं। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट और वी आर डूइंग इट। मेरा ये मानना है कि वो खुद अपने झूठ के जंजाल के में फंस चुके हैं। जब वो कह सकते हैं शहबाज शरीफ की मैं 2:30 बजे स्विमिंग कर रहा था, मुझे पता नहीं है दुनिया का कौन सा अदर प्राइम मिनिस्टर 2:30 बजे स्विमिंग करता है। 2:30 बजे जब मैं स्विमिंग कर रहा था तो मेरे पास हमारे फील्ड मार्शल साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि नूर खान में अटैक हो गया। तो ये सब बातें लोगों को पता है, इनके द्वारा खुद मानी हुई बातें हैं, तो इनको भी कहीं हाईलाइट करके इनके झूठ के नैरेटिव को नेगेट किया जा सकता है और ये होगा, क्योंकि वो तमाम झूठ ज्यादा, ये हालांकि कार्की साहब बार बार कह रहे हैं कि वो 100 किलोमीटर चल गया, लेकिन देखिए झूठ ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इवेंचुअली जो सच है वो सामने आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, देखिए इनके खुद के हालात इतने बुरे हो गए हैं, सिंध भी जलना शुरू हो गया है अभी, तो इनको पता नहीं पड़ेगा कि ये जितना झूठ का नैरेटिव बनाते चले जाएं और आर्मी को जितना ऊपर करते चले जाएं, ये इवेंचुअली इनको ऐसी मार पड़ने वाली है कि इनको पता नहीं पड़ेगा। ये हमारे मित्र बैठे हुए हैं, ये इस बात को जानते हैं और ये जो इनको चारों तरफ से मार पड़ेगी, तब इनको उस समय जब ये अलग अलग हो जाएंगे, विवेक मेरे वर्ड्स को मार्क करना, ये ब्रेक होने वाला है और इन्होंने पाकिस्तान को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है इन दोनों की जुगलबंदी ने कि ये बाकायदा वर्ज पर हैं एक और बांग्लादेश बनाने के, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है और ये उनकी आवाम को समझना बलूचिस्तान ने तो खुद को वैसे भी आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। होगा क्योंकि बलूचिस्तान ने तो कभी भी नहीं माना था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इन्होंने दबा ये एक तरीका हो सकता है कि आप, ये एक तरीका हो सकता है कि आप जो मेन इश्यूज है उसको ध्यान भटकाएं आप, और इससे डबल फायदा हो रहा है। इससे ये भी फायदा हो रहा है भारत के खिलाफ नैरेटिव बना ले रहे हैं, इससे ये भी फायदा हो रहा है कि जो मेन इश्यूज है उससे भी ध्यान भटका दे रहे हैं। सिंध बलूचिस्तान में जो मेन इश्यू से ध्यान भटका दे रहे हैं, टीटीपी का इश्यू से ध्यान भटका दे रहे हैं। तो ये बहुत शार्पली खेला गया ये एक तरीका है मुनीर और शहबाज की तरफ से। मैं माथुर सर आऊंगा, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने आईफोन को, एप्पल को फिर धमकी दी है, आईफोन यूएस में नहीं बना तो टैक्स लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है 25% आयात टैक्स आईफोन पर लगाएंगे। बता दें आपको कि एप्पल ने भारत में तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसे चीन से शिफ्ट करने की प्लानिंग कर ली थी और उस पर काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो असेंबलिंग है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है वो यूएस में, अमेरिका में ही होनी चाहिए, दूसरे देशों में नहीं होनी चाहिए। पिछले बार बयान में उन्होंने इंडिया का नाम दिया था, उन्होंने कहा था कि एप्पल इंडिया में आईफोन बनाना चाहता है, तो इस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी, टिम कुक से बातचीत की थी, जो कि, और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट जो सामने आया है, I have long ago informed Tim Cook of Apple that I expect their iPhones that will sold in the United States of America will be manufactured and built in the United States, not India. एक बार फिर से यहाँ मेंशन किया है, और any place else या फिर दुनिया की कोई भी जगह, if that is not the case, अगर ऐसा नहीं होता है, a tariff of the least 25% must be paid by Apple to the US. Thank you for your attention to this matter. ये उन्होंने कहा कि 25% का टैरिफ देना होगा अगर अमेरिका से बाहर फोन बनता है, इंडिया में बनता है या फिर कहीं और बनता है। पहले नाम इंडिया का लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद एनी प्लेस एल्स लिखा हुआ है। मैं कार्की सर एक रिएक्शन आपका चाहूंगा, ये बहुत सेंसिटिव इशू होता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो पॉलिसी चला रहे हैं उसे कैसे समझा जाए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को आज तक कोई नहीं समझा, मेरे ख्याल से वो खुद भी अपने को नहीं समझ पाते हैं। और जो उनका ये मेक इन यूएसए वाला था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो उसको सारे मैन्युफैक्चरर्स समझा के थक गए हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स है और जी लेबर कॉस्ट अमेरिका की इतनी ज्यादा है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। दूसरा, अगर इसमें देखें एप्पल में हमें क्या फर्क पड़ेगा, उसने बोला है फॉर द एप्पल आईफोन्स व्हिच विल बी कंज्यूम्ड इन अमेरिका। अभी अमेरिका के बाहर भी आईफोन की बहुत बड़ी मार्केट है, हिंदुस्तान खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है।
हमारी जो मिडिल क्लास है और आने वाले टाइम पे एस्पायरिंग मिडिल क्लास और जो आईफोन की मार्केट है उसके लिए पूरा जस्टिफाइड है अगर यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करता है कुछ और यहीं पे उसको साउथ एशिया में कंज्यूम या यूरोप में कंज्यूम कर लेगा, उसको खुश करने के लिए एक छोटी मोटी फैक्ट्री अमेरिका में बना देगा जिसमें कि हो सकता है किसी तरह से असेंबल नॉन असेंबल करके वो काम कर देगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस हिसाब से हर एक महीने में यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी पॉलिसी अनाउंस करता है, फिर 90 दिन का उसको ग्रेस पीरियड देता है, फिर 2 महीने बाद वापस करता है। तो जो नहीं, इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या है? ये वाला जो रुख हम है, ये स्पेशली इंडिया पाक एस्केलेशन के बाद से हम एक नया डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं। हाँ, उसमें हो सकता है कुछ उसका रहा हो, लेकिन उसका एक जो मेन मुद्दा तो वही है कि वो जी। अमेरिकन्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखाना चाहता है कि देखो मैं अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल जीरो हो गई है, मैं उसको लेके आ रहा हूँ। अब वो जिस भी इंडस्ट्री को बोलता है कि यहाँ पे बनाओ, पहले ऑटो वालों के पीछे पड़ा था कार मेकर्स के, उन्होंने बता दिया कि कनाडा और उसके बीच में 5 बार जो हिस्से पुर्जे है इंडिया कनाडा यूएसए में जाते हैं, तब जाके कार फाइनली असेंबल होती है। तो अगर आप हर बार उसमें लगाते रहोगे, क्योंकि आजकल हर चीज के कंपोनेंट्स 4 कंट्रीज में बनते हैं, फिर वापस आते हैं, चेसी कहीं बनती है, फिर जाती है, फिर आती है। तो इसमें अगर हर बार यूएस बॉर्डर क्रॉस करने में आप टैक्स लगाते रहोगे तो उसकी फाइनल क्रॉस इतनी होगी कि वो लोग बोलेंगे हमें नहीं खरीदना है। अभी आपका J-35 या फाइटर प्लेन देख लीजिए, उसकी मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूं सर। मैं यही ब्रॉडर एस्पेक्ट जानना चाह रहा था कि J-35 को लेकर दुनिया भर में मार्केट बनाना, आईफोन के लिए पहले ही मार्केट बनाया अमेरिका ने, आईफोन का मार्केट बना हुआ ऑलरेडी, लेकिन अपने सामानों को लेकर अमेरिका जो जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से इंडिया पाक एस्केलेशन में अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है भारत के अगेंस्ट, या अमेरिका की मीडिया ने जिस तरह का स्टांस लिया है, इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या वही है? देखिए, कुछ तो लगता है कि जो ट्रंप ने बोला है कि मैंने ट्रेड का उनको कुछ लिवरेज देके और इन दोनों की बात कराई है, हो सकता है उसने ट्रेड की धमकी दी हो और मोदी जी ने उसको बोला होगा थैंक यू वेरी मच, मैं अपने देश का देखता हूँ कि कैसे इसकी इज्जत रहेगी और कैसे हमारी पॉलिसी रहेगी। आपका जो आपने कहना था मैंने सुन लिया, अब आप वापस जाइए। मुझे लगता है भारत के जवाब से कुछ ऑफेंस सा लग रहा हो। अनुज माथुर सर, अब क्या कहेंगे आप? जी, मैं माथुर सर का रिएक्शन, उसके बाद देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूँ और फिर मिर्जा साहब आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, और ट्रंप की एक ऐसी रेपुटेशन बन चुकी है ऑलरेडी कि वो जो कह रहे हैं, उन्होंने जो 100 निर्णय लिए थे पहले दिन, उसमें से 99 पे ही गॉन बैक। तो ये उनको मेरा ये मानना है कि उनको स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से ही विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जब इस प्रकार की, ये बिल्कुल जो रूजवेल्ट के टाइम की ये पॉलिसी है, उन्होंने कहा था कि अगर हम टैरिफ को कम रखेंगे तो ऐसी कंट्रीज जहां पर की मैन्युफैक्चरिंग और लेबर वगैरह सस्ती है, वहां से सामान यहाँ पर आएगा और उससे अमेरिका को फायदा होगा। और ये जो आपको क्या लग रहा है विवेक की वो इतने 50-60 प्रेसिडेंट्स हो गए, उनको इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं था? क्या वो अमेरिका के खिलाफ थे? उनको क्या पता नहीं पड़ रहा था कि टैरिफ हमारा कम है और किसी और का ज्यादा है? तो ये बात उनको कहीं ना कहीं किसी ने कोई मिसगाइड कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और ट्रंप जैसे बिजनेसमैन मिसगाइड हो रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ट्रंप को बहुत जबरदस्त झटका तब लगा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 21 मिनट के भाषण में एक जबरदस्त शटअप कॉल उनको दी थी। जब कहा था कि मैंने यहाँ पर वो सीज फायर करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, तब नरेंद्र मोदी ने मेड इट वेरी क्लियर ये ना तो ये बंद हुआ है, ना ये बंद होगा, ना हम पानी का कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे और ना कोई ट्रेड शुरू होगा, और ट्रेड टॉक और ये चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। बिल्कुल क्लियर कर दिया। और ये बात ऐसी लगी है ट्रंप साहब को कि इसलिए वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। एक बार और इनको कह चुके हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जितनी अमेरिका की पूरी जनसंख्या नहीं है, उससे दोगुने आईफोन तो इंडिया में बने हुए और बिके हुए हैं। तो इनको कभी थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है कि हर चीज में ये अपनी दादागिरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दादागिरी अमेरिका के खिलाफ जाने वाली है। सर, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा लेट भी हो गए। एक मिनट विवेक, एक लाइन, लास्ट लाइन, ये कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पूरी दुनिया को इकट्ठा कर देंगे अमेरिका के खिलाफ, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो पनामा हो, कनाडा हो, नाटो हो, यूक्रेन हो, कनाडा हो, पूरी दुनिया, कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, नेटो, एवरीवेयर, यूक्रेन, सब जगह से वो हाथ हटाने की। तो ये मेरा मानना है कि एक बहुत जबरदस्त कॉर्नर होने वाला है अमेरिका। और ये जो अमेरिका की दादागिरी चल रही थी,
वो बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप और लेट हो गए इसमें हैं। सबसे वैसे ज्यादा फॉक्सकॉन ने 2023-24 में 3,000 करोड़ का ऑलरेडी निवेश कर दिया है। 300 एकड़ में तो हॉस्टल बनाया जिसमें 30,000 हाँ। एम्प्लॉयज को रखने की क्षमता डेवलप की है। दूसरे फेज यानी कि 26-27 में और 3,000 करोड़ निवेश करने की योजना बना रहा है। बेंगलुरु में बहुत बड़ी यूनिट एप्पल ने ऑलरेडी लगा दी है, तो मुझे नहीं लगता यहां से मूव कर पाना एप्पल के लिए इतना आसान होगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर कंपनी के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। मैं एक रिएक्शन चाहूंगा देवनाथ सर का। देवनाथ सर वापस पाकिस्तान वाले पर आते हैं। पाकिस्तान में अगर देखें और इस पूरे नैरेटिव को देखें तो इस पूरे नैरेटिव को बिल्ड करने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अमेरिका का या फिर अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। किसने किसको यूज किया इस एस्केलेशन में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस खेल में पाकिस्तान ज्यादा चतुर निकला। पाकिस्तान ने बेशक अमेरिका का इस्तेमाल बहुत ही सक्सेसफुल किया है। अमेरिका को बेवकूफ बनाने में, चलो बोल ही देता हूँ इस शब्द को, पाकिस्तान हमेशा से ही माहिर रहा। जब रूस को अफगानिस्तान से भगाना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए, हथियार दिए, पाकिस्तान ने तालिबान खड़ा किया। लेकिन जब अफगानिस्तान से अमेरिका को भगाने की बारी आई तो कितनी चालाकी से, मेरे ख्याल से उनको पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, मैं उनको 10 में से 10 नंबर देता हूं, कितनी चालाकी से उन्होंने उसी तालिबान का इस्तेमाल करके अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाया। दुनिया भर के जितने शातिर टेररिस्ट हैं सब अमेरिका जानता है, पश्चिमी देश जानते हैं, वो सब पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। लेकिन ओसामा बिन लादेन को इतने साल मना करने के बाद फाइनली वो पाकिस्तान में मिला। अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपनी जो एक गलतियां हैं या बेवकूफियां हैं उसको एडमिट नहीं करना चाहती, लेकिन झूठ कब तक कोई छुपाएगा। अभी अच्छी बात है कि फाइनली न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आर्टिकल छाप दिया है, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी आर्टिकल छाप दिया है, जिसमें कि उन्होंने हमारे जो डीजीएमओ के जो अटैक के फोटो थे बिफोर एंड आफ्टर, उसको छापकर उन्होंने कहा है कि लगता है कि भारत ने ही ज्यादा सक्सेसफुल हमले किए हैं। तो पाकिस्तान का नैरेटिव पकड़ा जाता है। दिक्कत यह है कि शॉर्ट टर्म में, यानी उस हफ्ते में तो पाकिस्तान को लगता है कि वो जीत गए। पाकिस्तान में एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि उनकी प्रोपेगेंडा मशीन बहुत अच्छी है। उन्होंने पूरे दुनिया में सैकड़ों पत्रकारों को, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनको पाला हुआ है। और उनका जो वॉर प्लान है उसका एक हिस्सा है कि जैसे ही इंडिया के साथ टेंशन होते हैं, उसके वॉर प्लान के एक अध्याय में लिखा हुआ है कि तुरंत अगले 1 घंटे में दुनिया भर के मीडिया पर्सन्स को इस तरह से एक्टिवेट कर दो। तो शायद हम भी उनसे कुछ सीख कर इस तरह से अगले दौर में मीडिया कंट्रोल, मीडिया को कैसे एक नैरेटिव पर आगे बढ़ाना है जो कि भारत के समर्थन में बात करे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा जी। लेकिन बेशक पाकिस्तान दुनिया भर में झूठ फैला है। पाकिस्तान की झूठ की पोल तो पाकिस्तान की संसद में खुल रही है। पाकिस्तानी सांसद हैं सैयद अली जफर, जिन्होंने कहा है कि अगर हम पानी का मुद्दा हल नहीं करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन हमारी लाइफ लाइन है। इसको मैं समझना चाहूंगा अमजद अली मिर्जा साहब से। मिर्जा साहब ये बात अमजद अयूब मिर्जा साहब से, मिर्जा साहब ये बात पाकिस्तान की संसद में उठने लगी है कि अगर पानी नहीं आया तो वाटर स्ट्रेस बहुत बड़ा हो सकता है, और ये भी कह रहे हैं कि ये वाटर बम है। देखिए, वाटर स्ट्रेस का तो शिकार पाकिस्तान है ऑलरेडी। अब तो ये है कि ये ड्राउट की बात करें कि यहाँ ड्राउट आएगा, और पहले भी ड्राउट रहा है पाकिस्तान में। मैंने जिन लोगों से बात की है वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो बड़े खुश हैं कि पानी बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो पंजाब के मिलिट्री फार्म्स हैं और जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो सारी तो फौज के पास है। पानी तो इनका बंद हुआ है। हमारे पास तो पहले भी पानी नहीं आता था। हम तो बारिश के पानी से अपने खेतों को जो है वो फसलों को पानी देते थे, और या फिर कुएं खोद के हमने ट्यूबवेल लगाए हैं। तो हमें तो इन दरियाओं के पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो फौज के लिए इन्होंने बंद किया। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है पानी बंद करना, क्योंकि ये पानी का बंद होने से पाकिस्तान की जनता को तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की फौज की जो क्रॉप्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। और अब अफगानिस्तान भी यही कर रहा है, वो भी अपने डैम बना के पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है। मसला ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस वाटर ट्रीटी तरह की कोई ट्रीटी नहीं है,
तो मुल्ला मुत्तकी ने कहा है कि हमारा तो पाकिस्तान के साथ कोई पानी का एग्रीमेंट नहीं है, लिहाजा हम जो कर रहे हैं वो तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमें तो कोई दुनिया का इंटरनेशनल लॉ हम पे अप्लाई नहीं होता। तो पाकिस्तान मारा गया, इनके जर्नलों ने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, और अब पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे जगह पहुंच गया है जहां, जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, रोग स्टेट। तो पाकिस्तान एक रोग स्टेट बनने जा रहा है जी। नहीं, और इनकी जोड़ी का क्या करें, ये जो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है, एक डीजीआईएसपीआर तमाशा और लगा हुआ है, डीजीआईएसपीआर तमाशा लगा हुआ है, वो डीजीआईएसपीआर जो शहबाज शहबाज शरीफ और शरीफ है, आसिम मुनीर। स्लैपस्टिक कॉमेडी कर रहा है शहबाज शरीफ और डार्क कॉमेडी कर रहा है आसिम मुनीर। तमाशा देख, पैसा फेंक, तमाशा देख। और उसमें से डीजीआईएसपीआर कहता है हम इनकी सांसें रोक देंगे। बताइए, ऐसा लगता है कि फिल्म किसी डी ग्रेड के फिल्म का डायलॉग मारा हो। डी ग्रेड का विलन भी इससे अच्छा डायलॉग मारता होगा, हाँ जी, जिस तरह की भाषा ये बोल रहा है। कार्की सर कुछ कहना चाह रहे? कार्की सर, ये सांसें रोक देंगे, ये हाफिज सईद की एक रीसेंट स्पीच है, उसका डायलॉग है जो उसने लिया है। मतलब आतंकी और पाकिस्तानी सेना एक ही सांस और एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसी से इसने ये कॉपी करके, कि ओरिजिनल तो है नहीं, पहले चाइना रशिया का कॉपी करके इनको मिसाइल देता है जो इनसे चलती नहीं है, वैसे ही आतंकियों की चीज कॉपी करके फिर बोलते हैं वो भी नहीं चलेगी। तो ये झूठ जो अच्छा, इनका ये है, ये चलेगा। आतंकियों की भाषा है। ये हाफिज सईद ने कहा था, मुझे याद आ रहा है, हाफिज सईद ने भी ऐसे ही कुछ कहा था। यही कहा था, एग्जैक्टली। यही कहा था, ये मैंने बोला आपको, बिल्कुल जी। डिट्टो। और जो तीसरी बात है, जो झूठ 4 दिन में पर्दाफाश हो जाती है, लेकिन ये इतने चतुर हैं कि उस 4 दिन में अपने को फील्ड मार्शल बना देते हैं, उसके बाद सच बाहर आता रहे। सानू की सही बात है। सानू की, ये जो इनकी चाल है। और दूसरी बात, इन्होंने झूठ इसलिए भी बोली क्यों, अभी वो 4 दिन की मार खाने के बाद जब वापस पलटेंगे तो पीछे टीटीपी और बीएलए तो खड़े इनको मारने के लिए। तो अपने जो नीचे जवान और जो उनके सूबेदार लोग हैं जो लड़ रहे हैं ग्राउंड पे, ऑफिसर तो दिखते नहीं है, तो उनको ये इन्होंने मैसेज दिया है ईस्टर्न फ्रंट से, क्योंकि वो वेस्ट में लड़ाई चल रही है, कि हम वहां तो ईस्ट में हिंदुस्तान पे फतेह करके आ गए, अब आप ये बीएलए और टीटीपी को खत्म करो। तो नीचे जो जवान है उसके पास टीवी रेडियो ये है नहीं, वो सोचता है हाँ हम हिंदुस्तान को हरा दिया 4 दिन की लड़ाई में, अब आप जाके चलो हौसला बुलंद करके अब हम बीएलए को भी ठोक देंगे। तो ये एक मेंटालिटी लेके इन्होंने, एक हारी तो क्या, एक हारी भी फौज जिसकी पतलून निकली हुई है, वो पहले बीएलए से मार खा रही है, वो उसका कहाँ मोराल होता, बूट्स में होता मोराल। तो ये जो झूठ है ये उनके शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत है। अपना शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया, इज्जत कमाई, जेब में रखा, रैंक लगाई, उसके बाद देख लेंगे क्या होता है। पॉलिटिशियन को आगे कर देंगे, नवाज शरीफ को बोल देंगे, ये शहबाज दोनों शरीफ को जिस जज दिन के एक्सपोज बाद हुए सर, करेंगे। या तो इनको पाकिस्तान में मार दिया जाएगा या इनको पाकिस्तान छोड़ के भागना होगा। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? माथुर सर जल्दी से आपका एक रिएक्शन। हाँ, बस मैं यही कह रहा था कि ये भाषा आतंकवादियों की है। ये प्रेशर आज की तारीख में सबसे ज्यादा उनके ऊपर आतंकवादी संगठनों का है, पहली बात। बिल्कुल। और दूसरी बात, जैश और लश्कर ये की है तरफ कि- से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही, ये हाफिज सईद का डायलॉग है, वर्ड वर्बेटम, ये उन्होंने उसको उठा करके बोल दिया है। तो ये इनका प्रेशर है, और प्रेशर यही है कि आपने हमारे सारे अड्डे भरवा दिए, आपने क्या किया। ये जवाब जब तक वो उनकी आर्मी नहीं देगी तो आप देखेंगे कि इन्हीं का दबाव इनको लेकर के डूब जाएगा। अमजद अली मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं? मिर्जा साहब। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डूब देखें, पाकिस्तान को मैं कैसे देखता हूं, मैं कार्टून बनाना चाहता हूं इसके ऊपर कि ना, एक समुंदर है, समुंदर के नीचे पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ, और उसने वो लगाया हुआ ऑक्सीजन का, वो समुंदर से बाहर वो पाइप निकला हुआ है, और उसमें आईएमएफ वालों की ऑक्सीजन, चाइना की ऑक्सीजन, अमेरिका की ऑक्सीजन है। ये डूब चुके हैं, समुंदर के नीचे है ये। ऊपर से इनको ये ऑक्सीजन के जरिए जो है कहा जा रहा है, तो पानी के नीचे उधर ही रह, ठहर जा, हम दे रहे हैं तुझे ऑक्सीजन। तो ये इनका हाल है। मुझे तो समझ नहीं आती इंडिया के साथ क्या मुकाबला है, क्या कंपैरिजन है। पाकिस्तान का तो कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ नहीं किया जा सकता, इंडिया के साथ चले ये कंपेयर करने के लिए। हामिद मीर को देखो यार, मैं तो उस पे हैरान हूं कि वो कितना बड़ा स्पोक्स पर्सन बन के अब बैठा होता है टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तानी टीवी चैनल पे, बिल्कुल। हाँ, वो कह रहा है, अभी वो कह रहा था कि बाजवा ने तो कहा था कि हमारे पास डीजल नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है,
और कैसा हमने भारत को कैसा जवाब दिया है, ये है वो, इस तरह की बातें, यानी कि अब पता लगता है ना, कपड़े उतर जाते हैं लोगों के इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, उनकी असलियत बाहर आ जाती है। अब पता चल रहा है पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन नहीं, कंटेंट ये जिस दिन सच बाहर आया, और मुझे लगता है उस दिन इन दोनों को या तो पाकिस्तान में निपटा दिया जाएगा, पाकिस्तान की आवाम ही इन पर हमला ना कर दे, या फिर इससे पहले ये दोनों आसिम मुनी और शहबाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे और पूरी शरीफ खानदान को पाकिस्तान खाली करना होगा और छोड़ना होगा। ये स्थिति और नौबत आने वाली है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।